हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे चैप्टर स्टडी ऑफ गैस लॉ के बारे में। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ा है वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। चलिए आज भी हम इसी टॉपिक चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारे चैप्टर का हेडिंग है स्टडी ऑफ गैस लॉ। यही हमारा चैप्टर चल रहा था और यही हमारे आज का टॉपिक है। और हम आज इसमें नया टॉपिक एक इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा है, ये थ्योरी हमारे कुछ पोस्टुलेट सजेस्ट करती है। जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं और जितने भी लॉ गैसेस के हमने पढ़े हैं, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैल्यूजेक लॉ, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इन सब एक्सपेरिमेंटल डेटा को कंक्लूड करते हुए हमारे कुछ साइंटिस्ट थे जैसे क्लोडियस, मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन, क्रूनिंग, इन सब ने हमें जो पोस्टुलेट सजेस्ट किए यही हमने पढ़े थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, जो हमारी लास्ट क्लास का टॉपिक था। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन के बारे में। तो चलिए हम बात करते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन के बारे में। स्टूडेंट, एक बात मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ, हम यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला ही देखने वाले हैं। फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक गैस इक्वेशन का? इट इज PV इज इक्वल टू 1/3 mNc स्क्वायर। दिस इज नोन एज काइनेटिक गैस इक्वेशन। दिस इज आवर फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन। अब इस फॉर्मूले का जो डेरिवेशन है, बेसिकली ये फिजिक्स से सब्जेक्ट से रिलेटेड है। डेरिवेशन बहुत लेंदी डेरिवेशन है जो हमारे सब्जेक्ट केमिस्ट्री से थोड़ा सा रिलेवेंट है, बट इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू स्टडी इन फिजिक्स, जो आप लोग 11th फिजिक्स में पढ़ने वाले हो 11th क्लास में। बट यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला ही ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इस फॉर्मूले में आने वाली टर्म्स क्या क्या असाइन कर रही हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ स्मॉल m की, स्मॉल हो गया हो हमारे पास में मास ऑफ गिवन गैस। जो मास आपको दिया गया है उसका, जो गैस आपको दी गई उसका मास क्या है, वो स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पर स्मॉल n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्मॉल n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और पार्टिकल ऑफ गैस अवेलेबल इन वॉल्यूम वॉल्यूम V वॉल्यूम जो इक्वेशन में आपको मेंशन है, उसके अंदर आने वाले नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं गैस के, वो हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर C हमारे पास में रिप्रेजेंट कर रहा है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस। जो गैस आपको दी गई है उसकी RMS या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है, उसे हम C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर P हमारे पास में आ रहा है प्रेशर ऑफ गैस। स्टूडेंट, ये इक्वेशन हमारे पास हो गई है काइनेटिक गैस इक्वेशन। इक्वेशन में आने वाली हर एक टर्म को, जो भी गैस P प्रेशर एक्सर्ट करती है और V वॉल्यूम के कंटेनर में कन्फाइंड है, उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी 1/3 mNc स्क्वायर से दी जा सकती है। इज दिस क्लियर? ये समझ में आ गई बात आप लोगों को? क्लियर है? ठीक है, तो चलिए, दिस इज काइनेटिक गैस इक्वेशन। अब इससे हम डिराइव क्या कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। स्टूडेंट, ये हमारे पास में काइनेटिक गैस इक्वेशन, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब एक बात मुझे बताइए, व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? क्या आइडियल गैस इक्वेशन किसी भी गैस के लिए PV इज इक्वल टू nRT होती है? nRT होती है। यहां पर n क्या है? 4 n मोल
ऑफ गैसेस। अगर किसी गैस के n मोल दिए गए हैं तो वो आइडियली कैसे बिहेव करेगा, उसकी इक्वेशन हमने यहां पर ऐसे रिप्रेजेंट कर दी है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं PV इज इक्वल टू RT हमारे पास में कब हो जाएगा, फॉर 1 मोल ऑफ गैस। हाँ या नहीं, हाँ या नहीं? हमारे पास में अगर गैस का 1 मोल ही हम लोग ले रहे हैं तो हमारे पास में ये जो इक्वेशन ऐसे मॉडिफाई हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? n की वैल्यू 1 हो गई है, यहां पर सिंपली कंपेयर करके देख लीजिए। ओके, अब एक बात बताएं, दिस इज आर इक्वेशन सेकंड। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई है। अब एक बात आप मुझे बताएं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करें आपस में तो क्या मैं यहां से PV इज इक्वल टू 1/3। अब देखो एक बात मुझे बताओ, चलो इक्वेशन 1 अगर मैं 1 मोल के लिए लिख दूंगा तो मेरे पास में जो मास ऑफ सब्सटेंस होगा वो गैस का मोलर मास हो जाएगा। अगर मैं इक्वेशन 1 जो है वो 1 मोल गैस के लिए लिख दूं तो वो मेरे जो स्मॉल n है वो गैस का मोलर मास हो जाएगा, है ना। फॉर 1 मोल गैस, उस कंडीशन में जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, वो जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं क्या वो मेरे पास एवोगैड्रो नंबर के बराबर हो जाएगा, हाँ या नहीं? हम ये जानते हैं कि 1 मोल गैस जो होती है उसके लिए नंबर ऑफ पार्टिकल जो होंगे वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं। मोल कंसेप्ट में आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को 1 मोल के लिए लिखना चाहूं, देखो, अच्छा एक सेकंड थोड़ा सा इसको होल्ड करते हैं। देखो, इक्वेशन 1 फॉर 1 मोल गैस, 1 मोल गैस के लिए इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, क्या ये मेरे पास में PV इज इक्वल टू 1/3। अब ये जो मास था गिवन सब्सटेंस का, गिवन गैस का, ये मोलर मास हो जाएगा जिसे मैं कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा मेरे पास में mc², क्योंकि n जो है वो हमारे पास एवोगैड्रो नंबर के बराबर हो गया अल्टीमेटली 1, नॉट 1, इट इज NaC²। इज दिस क्लियर? ये समझ में आ रही है बात आपको? अच्छा, 1 मोल गैस के लिए है तो हमारे पास में ये, अच्छा 1 मोल गैस के लिए तो या तो m लिखो या Na लिखो, बात एक ही है। तो mNc² लिख दिया हमने। अब देखो, दिस इज आर इक्वेशन 3rd, ये हमारी इक्वेशन 3rd हो गई है। अब हम क्या कर रहे हैं, बाय इक्वेशन 2nd एंड 3rd, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को अगर हम आपस में रिलेट करें तो क्या हमारे पास PV इज इक्वल टू 1/3 mc² इज इक्वल टू RT आ जाएगा। स्टूडेंट यस और नो? सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को आपस में रिलेट करें तो क्या ये रिलेशन आ जाएगा, ये काइनेटिक गैस इक्वेशन से, और ये रिलेशन हो गया हमारे पास में आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? अब एक बात मुझे बताओ स्टूडेंट, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर मैं आपसे पूछूं, अगर m ग्राम, इफ अ पार्टिकल ऑफ मास m moves with velocity v, then its kinetic energy, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, क्या वो 1/2 mv² हो जाएगा? स्टूडेंट आप ये बात जानते हो, अगर कोई m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है 1/2 mv² हो जाएगी। ठीक है, अब एक बात बताओ, इस एक्सप्रेशन पर फोकस करो स्टूडेंट, क्या मैं इस एक्सप्रेशन को
2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 mc स्क्वायर क्या मैं इस एक्सप्रेशन को 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 mc स्क्वायर इज इक्वल टू RT लिख सकता हूं? हाँ या नहीं? अच्छा, अगर ये एक्सप्रेशन है तो स्टूडेंट ये देखिए आप थोड़ा सा, क्या ये एक्सप्रेशन मेरे पास पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का हो चुका है? क्या गैस की टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ये आ गई है? तो ये हो गया मेरे पास में इक्वेशन नंबर 4। ये क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 4। तो अगर हम बात कर रहे हैं ऑन मॉडिफाइंग इक्वेशन 4, अगर हम इक्वेशन 4 को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दें तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या मेरे पास 3/2 RT के बराबर आ जाएगी? हाँ या नहीं स्टूडेंट? क्या मेरे पास में पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT के बराबर आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? ये समझ में आ रही है बात आप लोगों को? क्लियर है? अच्छा, ये है फॉर 1 मोल, ठीक है, ये हमारे पास में आ रही है 1 मोल के लिए। स्टूडेंट, अगर मुझे पूरी गैस की काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, अगर मुझे पूरी गैस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी मुझे मेजर करनी है, तो वो कितना आ जाएगा? 3/2 RT बाय NA। कितना आ जाएगा? 3/2 RT बाय NA। तो आपको R पता है, ये मोलर गैस कांस्टेंट है, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा 3/2 KT। ये जो एक्सप्रेशन है कितना आ जाएगा? 3/2 KT। और अगर आप लोगों को याद हो, मैंने लास्ट क्लास में जब आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ाया था, उस कंडीशन में मैंने काइनेटिक इक्वेशन निकालना बताया था, उसका एक्सप्रेशन भी यही आ रहा था। और अगर आप लोगों को याद हो तो यहां पर जो K कांस्टेंट है, जिसे हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कह रहे हैं, उसकी वैल्यू आती है 1.38 इंटू 10⁻⁻16 अर्ग केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। यही आ रहा था स्टूडेंट। ये जो कंटेंट आपको बताया गया है, ये लास्ट क्लास में जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाली थी, ये उससे रिलेटेड है। तो हम यहां पर ये बात कर रहे हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज डिराइव्ड फ्रॉम द काइनेटिक गैस इक्वेशन। ये बात समझ में आ गई सभी लोगों को? क्लियर है? चलिए, तो ये था हमारे पास में काइनेटिक गैस इक्वेशन से रिलेटेड। अब हम बात कर रहे हैं डिफरेंट मोशंस ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल के बारे में, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं डिफरेंट मोशन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि काइनेटिक गैस इक्वेशन से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल कैसे डिराइव की गई है, हाँ या नहीं? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डिफरेंट मोशन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। जो हमारे पास में गैसियस मॉलिक्यूल हैं, वो कितने तरह के आपको मोशन शो कर सकते हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला मोशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। स्टूडेंट, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो काइनेटिक गैस इक्वेशन में जो C हम रिप्रेजेंट कर रहे थे वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ही था। तो एक्चुअल में ये VRMS जो होता है, जिसे हम C से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये होता क्या है? चलो इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज ऑफ
ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस। देखो, हमने ये माना कि जो भी गैस का सैंपल आपको दिया गया है उसमें हर पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग है। अगर आप लोगों को याद हो तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का एक पोस्टुलेट था कि एक कंटेनर के अंदर जितने मॉलिक्यूल गैस के हैं सबकी वेलोसिटी बराबर नहीं है। ठीक है, तो जब आपको गैस की पर्टिकुलर वेलोसिटी बतानी होती है तो हम वेलोसिटीज का एवरेज निकालते हैं। एवरेज क्या निकाल रहे हैं? दैट इज आरएमएस। हमेशा आरएमएस ही हम कैलकुलेशन में यूज करते हैं। इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस। हम VRMS को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इट इज अ स्क्वायर रूट ऑफ V1 is the velocity of molecule 1, V2 is the velocity of molecule 2, V3 is the molecule of velocity of 3 divided by velocity of n molecule is like this divide by n। n क्या है? देखो, n टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है गैस सैंपल के अंदर। अगर ये 1 मोल गैस होगा तो हमारे पास ये नंबर जो है ये एवोगैड्रो नंबर के बराबर आ जाएगा। 1 मोल गैस के लिए VRMS का इक्वेशन ये आ जाएगी। V1 क्या है? एक पार्टिकल की वेलोसिटी उसका स्क्वायर प्लस V2 सेकेंड पार्टिकल आपने अज्यूम किया उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर एंड सो ऑन। ऐसे टोटल Na पार्टिकल की वेलोसिटीज का स्क्वायर किया, सबको ऐड किया, एवरेज लिया और उसका स्क्वायर रूट अगर आप ले लेते हो तो ये VRMS हमारा हो जाता है। क्लियर है ये बात सभी को? इसकी वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी स्टूडेंट, अगर हम VRMS की वैल्यू काइनेटिक गैस इक्वेशन से निकाल लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगी √3RT/Na। ये कितना आ जाएगा? √3RT/Na। ये हमारे पास मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हमने निकाला और ये हमारे पास में आ जाता है किससे? फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन से, फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन से। इज दिस क्लियर? ये समझ में आ रही है बात? लेकिन स्टूडेंट आप ये बात जानते हो, अगर ये गैस 1 मोल है तो RT इज इक्वल टू PV, PV इज इक्वल टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन से। तो क्या मैं इसे √3PV/Na भी लिख सकता हूं? हाँ या नहीं? सॉरी, ये VRMS हमारे पास में हो जाएगा नॉट Na, इट इज MV, इट इज मोलर मास ऑफ द गैस। तो ये हमारे पास में इक्वेशन बन जाएगा √3RT, ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाएगा √3RT/m। स्टूडेंट, फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन से VRMS की वैल्यू 3RT/M आएगा। m यहां पर गैस का मोलर मास है। m क्या है? गैस का मोलर मास है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, मैंने मिस्टेक, यहां पर Na सही है बट यहां पर मोलर मास आएगा क्योंकि 1 मोल गैस आप अज्यूम कर रहे हो इसलिए। ठीक है, अच्छा ये तो हमने सेम लिख दिया। अब यहां पर RT को क्या हम PV लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या इस एक्सप्रेशन में मैं 3P/MV कर सकता हूं? और आप ये जानते हो मास बाय वॉल्यूम क्या होता है? हमारे पास डेंसिटी हो जाती है 3 इंटू प्रेशर डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ द गैस इज नोन एज VRMS। इज दिस क्लियर? ठीक है, Na पार्टिकल है तो मास ऑफ द गैस क्या हो जाएगा? ये काइनेटिक गैस इक्वेशन से आया हुआ एक्सप्रेशन है और ये हम मैथमेटिकल कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर है सभी को? दिस इज नोन एज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसे हम VRMS से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? नाउ सेकंड हम बात कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में, और एवरेज वेलोसिटी को हम लिखते हैं V एवरेज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होता है? इट इज द एवरेज ऑफ velocities of all molecule
प्रेजेंट इन गैस। गैस के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल अवेलेबल हैं, प्रेजेंट इन गैस, गैस के सैंपल में जितने भी मॉलिक्यूल अवेलेबल हैं उन सबकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है, उन सब का एवरेज अगर आप निकाल लेते हो, यही हमारे पास में एवरेज वेलोसिटी हो जाता है। और ये कितना आएगा हमारे पास, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn डिवाइड बाय n। अगर 1 मोल गैस होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल स्मॉल n रिप्लेस हो जाएगा एवोगैड्रो नंबर Na से। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्रेशन हमारे पास में आ जाता है बाय काइनेटिक गैस इक्वेशन 8 बाय पाई RT बाई m। क्लियर है? तो ये हमारे पास में हो गया V एवरेज का फॉर्मूला। अब आप बात जानते हो, आइडियल गैस इक्वेशन से मैं इसे लिख सकता हूं RT बाय पाई प्रेशर इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय मास ऑफ द गैस। ये हमारे पास में हो जाएगा √8 बाय पाई प्रेशर डिवाइड बाय डेंसिटी, क्योंकि मास बाय वॉल्यूम अगर हम कर देंगे तो वो डेंसिटी हो जाएगा। तो ये हमारे पास एवरेज वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाता है। स्टूडेंट क्लियर है बात आप लोगों को? ये रहा हमारे पास में रूट मीन स्क्वायर VRMS वेलोसिटी ऑफ द गैसेस, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द गैसेस। आप देख सकते हो यहाँ पर √3 RT बाय मास ऑफ द गैस आ रहा है, यहाँ पर √8 बाय पाई RT बाय m आ रहा है। क्लियर? फिगर थोड़ा सा रिलेटेबल है। ओके, क्या हमारे पास में वेलोसिटी का कोई और फॉर्मूला भी है? हम क्या गैस को किसी और वेलोसिटी में भी मेजर करते हैं? बिल्कुल करते हैं। हमारी जो थर्ड वेलोसिटी है, जो गैसेस के रेस्पेक्ट में हम मेजर कर रहे हैं, वो है हमारी मैक्सिमम प्रोबेबल वेलोसिटी। थर्ड हमारे पास में है मैक्सिमम प्रोबेबल वेलोसिटी। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं VMP से। इसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं VMP से। स्टूडेंट देखिए, जैसे कि आपको कोई सैंपल दिया गैस का, उसमें 1000 मॉलिक्यूल हैं। फॉर एग्जांपल लेट सपोज उसमें 1000 मॉलिक्यूल हैं। 1000 में से हमने ये देखा कि मैक्सिमम जो मॉलिक्यूल हैं, क्या वो सेम वेलोसिटी शो कर रहे हैं? हालांकि 1000 के 1000 मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अलग अलग होगी, लेकिन हमने ये माना कि चलो मान लो 1000 में से 800 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी x सेंटीमीटर पर टाइम आपके पास आ जाती है ना? तो ये जो 800 मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है, यही हमारे पास मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड हो जाएगी। मतलब जितने मॉलिक्यूल में है उनमें से ज्यादातर मॉलिक्यूल क्या वेलोसिटी शो कर रहे हैं। This is known as maximum probable velocity. So it is the velocity of maximum fraction of gaseous molecule available इन सैंपल। सैंपल के अंदर जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो है, जो वेलोसिटी शो करेगा, वही हमारे पास हो जाती है मैक्सिमम प्रोबेबल वेलोसिटी। इसे हम VMP से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एक्सप्रेशन आ जाता है हमारे पास में √2RT बाय m। कितना हो जाएगा? √2RT बाय m। अब यहाँ पर फिर अगेन हम RT को सिंगल मोल के लिए, 1 मोल के लिए RT इज इक्वल टू PV भी रख सकते हैं, और यही एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाएगा √2P बाय D। दिस इज मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड ऑफ द गैस। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने 3 वेलोसिटी देखी हैं। एक हमने देखा VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सेकंड हमने देखा है एवरेज वेलोसिटी, और थर्ड हमने देखा है मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड। अब हम देख रहे हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज 3 वेलोसिटीज।
इन तीनों वेलोसिटीज में रिलेशन क्या है हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी क्लास का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन different velocities of गैस की डिफरेंट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है वही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड वेलोसिटी क्या है गैस की, फिर हमने उसका रेशियो निकाला कि हमारे पास में एवरेज वेलोसिटी क्या है गैस की, और फिर हमने निकाला कि हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या हो जाएगी गैस की। तो जो अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूले डिराइव किए हैं उसी के बिहाफ पर हम यहाँ पर रिलेशन निकाल रहे हैं। मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड अगर आपको ध्यान हो दैट इज 2RT/m। ठीक है, मोलर मास m या m मास के सब्सटेंस के लिए मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड यही आ रही थी। इसका रिलेशन v एवरेज से अगर हम करें इट इज 8/πRT/m यही आ रहा था, और इसका रिलेशन अगर हम VRMS से करें दैट वाज √3RT/m। यही हमारे पास रिलेशन निकल करके आ रहा है हमारी तीनों ही गैसेस का, मतलब गैसेस की तीनों वेलोसिटीज का। सिंपल रेशियो आ जाएगा √2 रेशियो √8/π रेशियो √3 यही आएगा। तो अगर हम इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 1:1.124 रेशियो 1.228। अगर हम सिंप्लीफाइड इट्स नॉट 228 इट्स 224। क्लियर है? तो अगर हम सिंपल रेशियो निकालें तो हमारे पास ये रिलेशन इसका निकल करके आता है। तो हम ये कह रहे हैं इस रिलेशन से हमें ये बात पता चलता है किसी भी गैसियस सैंपल के लिए मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड जो है वो कम होती है, उससे थोड़ी ज़्यादा होगी हमारी एवरेज स्पीड ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल, और सबसे ज़्यादा होती है हमारे पास रूट मीन स्क्वायर की वेलोसिटी। डिफरेंट वेलोसिटी ऑफ गैसेस में हमारे पास ये रिलेशन निकल करके आता है। क्लियर है ये बात स्टूडेंट? अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है जो हमने आज की क्लास में पढ़ी, काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या होती है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि काइनेटिक एनर्जी को कैसे डिराइव करते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन से। 3 तरह की वेलोसिटीज हमने देखी और तीनों ही वेलोसिटीज के बीच में क्या रिलेशन है वो हम लोगों ने देखा। स्टूडेंट आई एम थिंकिंग कि शायद आप लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हो कि सर हमसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, है ना? यू माइट बी कंफ्यूज्ड कि इन तीनों ही वेलोसिटीज से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं जिनको सॉल्व करके आपको पता चलेगा कि कैसे हम इन पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो स्टूडेंट्स, हमारी आज की क्लास का पहला सवाल जो वेलोसिटी ऑफ गैसेस से रिलेटेड है वो ये रहा। क्वेश्चन है एट व्हाट टेम्परेचर VRMS ऑफ नाइट्रोजन N2 गैस, नाइट्रोजन गैस इज इक्वल टू दैट VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ प्रोपेन गैस। प्रोपेन गैस का फॉर्मूला क्या है? इट इज C3H8 और ये STP पर आपको दिया जा रहा है। स्टूडेंट, तो चलिए इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो हम ये बात जानते हैं एट STP पर क्या होगा? टेम्परेचर हमारा हो जाता है 273 केल्विन। ठीक है, देखो जब हम VRMS की बात करते हैं तो हमें प्रेशर से तो मतलब नहीं है क्योंकि एक्सप्रेशन में प्रेशर आता ही नहीं है, लेकिन हम लिख देते हैं यहाँ पर प्रेशर कितना है 1 atm हो जाएगा। हालांकि प्रेशर की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ टेम्परेचर ही चाहिए। ठीक है, तो अगर आपसे बात की जाए प्रोपेन गैस की बात करते हैं, हमारे पास प्रोपेन गैस की बात करें, फॉर्मूला है C3H8। इसका मोलर मास कितना हो जाएगा?
हमारे पास जो प्रोपेन गैस है, जो हमारे पास प्रोपेन गैस है, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? हमारे पास प्रोपेन गैस का मोलर मास हो जाएगा 44 ग्राम। ग्राम मोलर मास कितना है इसका? 44 ग्राम। नाइट्रोजन का अगर मैं N2 की बात करता हूं तो हमारे पास नाइट्रोजन का मोलर मास कितना आ जाएगा? क्या ये 28 ग्राम होगा? बिल्कुल होगा। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? हम ये बात जानते हैं VRMS जो है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ एनी गैस, इज इक्वल टू 3RT/m, यही होती है। तो VRMS अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा? देखो टेम्परेचर हमें पता नहीं है, हमें निकालना है, तो ये हमारे पास में हो जाएगा √3RT डिवाइड बाय मोलर मास कितना है नाइट्रोजन का? इट इज 28, एंड ये हमारे पास बराबर हो जाता है VRMS ऑफ C3H8। ये कब C3H8 के VRMS के बराबर हो जाएगा? जब हमारे पास में टेम्परेचर कितना है? देखो STP है, तो यहां पर हम लेने वाले हैं 273 केल्विन का टेम्परेचर, और मोलर मास और हमारे पास प्रोपेन का मोलर मास कितना हो गया? इट इज 44 ग्राम। तो स्टूडेंट अगर इन दोनों रिलेशन को हम कॉन्सेंट्रेट करें तो हमारे पास क्या 3RT डिवाइड बाय 28 मस्ट बी इक्वल टू 3R मल्टीप्लाई बाय 273 डिवाइड बाय 44 आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ से टेम्परेचर को फाइंड आउट करूँ तो ये हमारे पास में आ जाएगा 273 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइड बाय 44, और हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी अबाउट 173.72 केल्विन। तो स्टूडेंट इतने टेम्परेचर पर आपका जो नाइट्रोजन गैस की VRMS है वो प्रोपेन गैस की STP पर VRMS के बराबर हो जाएगी। तो स्टूडेंट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों को समझ में आया कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? देख लीजिए क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर VRMS ऑफ नाइट्रोजन गैस इज इक्वल टू द VRMS ऑफ प्रोपेन एट STP। STP पर प्रोपेन का VRMS इतना है, किसी दूसरे टेम्परेचर पर नाइट्रोजन का VRMS इतना है। क्वेश्चन में दोनों को बराबर किया, हमने टेम्परेचर फाइंड आउट कर लिया। दिस इज आवर डिजायर्ड आंसर अबाउट 173.72 केल्विन। क्लियर है ये बात? समझ में आ गई आप लोगों को कि कैसे हम लोगों ने वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया है? स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ रिलेटेड टू द काइनेटिक एनर्जी, जो आज की क्लास में हमने पढ़ा था काइनेटिक गैस इक्वेशन से रिलेटेड। क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एट 327 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? सवाल हमसे ये कह रहा है कि 327 डिग्री सेल्सियस पर गैसियस पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो आधी रह जाएगी, वो टेम्परेचर कौन सा है? ठीक है, तो हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, सबसे पहले देख रहे हैं क्वेश्चन में दिया क्या है। हमें दिया गया है टेम्परेचर, तो हम बात कर रहे हैं व्हाट इज गिवन टेम्परेचर। गिवन टेम्परेचर है हमारा 327 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हम इसे केल्विन में कर सकते हैं कन्वर्ट? यस, 327 प्लस 273, तो ये हमारे पास 600 केल्विन आ जाएगा। मतलब जो गैस सैंपल आपको दिया गया है वो 600 केल्विन पर आपसे बात कर रहा है। तो अगर हम बात करते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन से, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस के बारे में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस क्या होती है? इट इज़ 3/2 RT। हमने 1 मोल गैस की अगर हम बात करें तो 3/2 RT ही गैस इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है,
तो हम ये देख रहे हैं एट 600 केल्विन, 600 केल्विन पर हमारी जो काइनेटिक एनर्जी 1 है वो हो जाती है 3/2R600, हाँ या नहीं। और अगर हम बात करें एट T केल्विन पर, किसी अनदर टेम्परेचर पर, हमने ये देखा कि काइनेटिक एनर्जी हमारी हो गई है KE2, लेकिन ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये बराबर है KE1/2 के। तो अनदर टेम्परेचर पर हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3/2RT। ये इक्वेशन A हमने कंसीडर कर लिया, ये इक्वेशन B हमने कंसीडर कर ली है। सो अब हम बात कर रहे हैं ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन A विद B से A को B से डिवाइड करने पर हम ये देखेंगे काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2, ये कितना आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3/2R600 डिवाइड बाय 3/2RT। ये समझ में आ रही है बात आप लोगों को। तो ये इसे और सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास में आ जाएगा, कितना आएगा, 2T इज इक्वल टू 600, टेम्परेचर आ जाएगा हमारे पास में 300 केल्विन, या हम कह सकते हैं 27 डिग्री सेल्सियस। दिस इज आवर डिजायर्ड आंसर। स्टूडेंट आप ये देखिएगा, क्वेश्चन हमसे डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दे रहा था, इसलिए हमने आंसर भी डिग्री सेल्सियस में ही निकाला है। हालांकि हमने इनिशियली डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट किया था, क्योंकि जो भी इक्वेशन इस चैप्टर में हमने पढ़ी हैं वो केल्विन टेम्परेचर के लिए ही एप्लीकेबल हैं। समझ में आ गई बात। तो अब यह देखिए, एक काइनेटिक एनर्जी है 327 डिग्री सेल्सियस पर, अगर उस काइनेटिक एनर्जी को आधा होना है तो कितना ज़्यादा टेम्परेचर आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। 327 से अबाउट 27 डिग्री सेल्सियस पर आपको यहाँ पर जंप कर जाना होगा। समझ में आ गई ये बात आप लोगों को। तो 300 डिग्री सेल्सियस का डिक्रीमेंट होगा, तब जाके काइनेटिक एनर्जी गैसियस पार्टिकल की आधी हो जाएगी। क्लियर है। तो आप लोगों को यहाँ पर यह भी समझ में आया कि काइनेटिक गैस इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है। क्लियर है। नोट कीजिए स्टूडेंट से फटाफट से क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को भी देखिएगा। स्टूडेंट्स, हमारी आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है VRMS से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, एट व्हाट टेम्परेचर root mean square velocity of hydrogen molecule is the same as that of root mean square velocity of oxygen at 1327 डिग्री सेल्सियस। 1327 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की जो VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, कितने टेम्परेचर पे वही रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की हो जाएगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में हमें टेम्परेचर दिया हुआ है क्या। बिल्कुल दिया हुआ है। हमने ये कहा गिवन टेम्परेचर कितना है, हमें गिवन टेम्परेचर है 1327 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं इसे केल्विन में करना चाहूँ तो कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं 273 ऐड कर दूँ तो क्या ये मेरे पास में 600 केल्विन आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। अगर मैं आपसे बात करता हूँ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ एनी गैसेस की, तो ये आपके पास में आता है √3RT/m। ये आता है या नहीं आता है स्टूडेंट? बिल्कुल आएगा, हाँ या नहीं। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करता हूँ VRMS फॉर हाइड्रोजन गैस, तो क्या ये मेरे पास में √3RT, क्योंकि T हमें निकालना है, ये अननोन है, और 2 हाइड्रोजन गैस का मोलर मास कितना हो जाएगा 2, तो ये 2 आ जाएगा मेरे पास में। बिल्कुल सही, ये हो गया हमारे पास में इक्वेशन 1। और अगर मैं बात करता हूँ
VRMS ऑफ ऑक्सीजन गैस की, VRMS ऑफ ऑक्सीजन गैस की, तो क्या ये मेरे पास में √3RT, देखो टेम्परेचर इस गैस के लिए हमें दिया गया है केल्विन में, हमने कैलकुलेट किया इट इज 1600 डिग्री सेल्सियस, और क्या हमें ऑक्सीजन गैस का मोलर मास पता है 1 मोल है, तो ये 32 आ जाएगा। क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि दोनों की VRMS सेम है, हमें टेम्परेचर T की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अगर मैं इन दोनों वैल्यू को बराबर कर देता हूं, मीन्स √3RT/2, VRMS ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू √3R 1600 डिवाइड बाय 32 VRMS ऑफ ऑक्सीजन, ये दोनों बराबर हो गई हमारे पास में। तो क्या ये मेरे पास में T/2 इज इक्वल टू 1600 डिवाइड बाय 32 आ जाएगा स्टूडेंट? यस और नो? ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? तो क्या यहाँ से मेरे पास में T की वैल्यू जो है वो 100 केल्विन आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? क्या ये वैल्यू मेरे पास 100 केल्विन आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? इस केल्विन को, ये केल्विन में है, हमें डिग्री सेल्सियस में चाहिए, तो क्या ये केल्विन में है? इसे मैं 100 - 273 कर दूं तो इतना डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, हम कह सकते हैं -173 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हो ऑक्सीजन की जो VRMS 1327 डिग्री सेल्सियस पर है, हाइड्रोजन की वही रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी -173 डिग्री सेल्सियस पर होगी। क्लियर है कितना वेरिएशन है? तो स्टूडेंट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपको ये समझ में आया होगा कि काइनेटिक गैस इक्वेशन से, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से कैसे क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं। क्लियर है? तो स्टूडेंट आज की क्लास के डिस्कशन के साथ ही हमारा जो चैप्टर है स्टडी ऑफ गैस लॉ ये कंप्लीट हो गया। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।